प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है बीए फाइनल ईयर आधुनिक भारत का इतिहास, जिसका प्रमुख शीर्षक है राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका। अर्थात राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण 1919 से 1947 तक गांधी जी ने अपने कौन कौन से कार्य किए, इससे देश को क्या लाभ हुआ, उसका हम अध्ययन करेंगे। वैसे तो मैं बता दूं, अगर गांधी जी के बारे में हम अगर पूरा जाने तो 2 से 3 दिन लगेंगे, लेकिन हम इसको पार्ट में पढ़ेंगे। आज जो गांधी जी की भूमिका है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो 1919 से लगाकर 1947 तक इसको गांधी युग के नाम से जानते हैं। इसमें क्रांतिकारी घटनाएं भी घटित हुई और यहाँ पर गांधी जी ने सत्य और अहिंसा पर भी बल दिया और कई राष्ट्रीय आंदोलनों में अग्रणी भूमिका निभाई। उसको हम आज पढ़ेंगे। गांधी जी ताज़ी हवा के उस झोंके की भांति हमारे जीवन में आए, हमारे लिए खुली हवा में सांस लेना संभव बनाया। वे प्रकाश की उस किरण की तरह आए जो अंधकार में बैठ गई, जिसने हमारी आंखों के सामने से पर्दे को हटा दिया। वे उस बवंडर की तरह आए जिसने बहुत कुछ को, विशेषकर श्रमिकों के दिमाग को उलट पुलट कर दिया। यह वक्तव्य है हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का गांधी जी के बारे में। इसी कथन से हम शुरू करते हैं गांधी जी की जो भूमिका थी उसको। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जन्म 2 अक्टूबर सन 1869, पोरबंदर, गुजरात। और अब इसके जो पार्ट है उसको हम इस प्रकार पढ़ेंगे कि गांधी जी की जीवनी हर किसी विद्यार्थी को जो ग्रेजुएशन कर रहा है उसको पता है। हम उनके केवल कृतित्व के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी जी 9 जनवरी सन 1915 में भारत में आए थे, दक्षिण अफ्रीका से वापस। भारत में गोपाल कृष्ण गोखले के विचार ने गांधी जी को सर्वाधिक प्रभावित किया, क्योंकि ये गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। इन्हीं के द्वारा दिया गया उपदेश गांधी जी को कहा कि आप केवल मूक दर्शक बनकर 1 वर्ष तक भारत का भ्रमण करें। भारत में आने के बाद आपको पता चल जाएगा भारत क्या है, क्योंकि आप बहुत ही लंबे समय तक दक्षिण अफ्रीका प्रवास पर रहे। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास सन 1893 से लगाकर सन 1915 तक बहुत ही लंबा काल भारत से बाहर रहा। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और आध्यात्मिक गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे। जिस समय गांधी जी भारत आए उस समय प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें केसर हिंद के सम्मान से सम्मानित किया। युद्ध के दिनों में गांधी जी ने भारतीय युवाओं को सेना में भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे उन्हें कुछ लोग सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहने लगे थे। गांधी जी ने भारत आने पर 1915 में अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। गांधी जी ने 1909 में लिखी अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में स्वराज स्वशासन की विस्तृत व्याख्या की। भारत में 1917 से 1918 के बीच गांधी जी ने 3 वर्ष चंपारण, खेड़ा किसान आंदोलन और अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। गांधी जी की जो भारत में प्रथम सार्वजनिक उपस्थिति थी वो थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन सन 1916 फरवरी का महीना। उस दिन गांधी जी सार्वजनिक मंच पर पहली बार आए थे। उसके बाद
चंपारण सत्याग्रह सन 1917 के समय भी पहली बार गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह करने की धमकी दी थी। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद ही रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को पहली बार महात्मा उपाधि दी। खेड़ा सत्याग्रह 1918 भारत में गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन मिल मालिक और मजदूरों के बीच फरवरी मार्च सन 1918 को प्लेग बोनस को लेकर विवाद प्रारंभ हुआ। प्लेग बोनस गुजरात में मजदूरों को मालिकों की ओर से प्लेग फैलने के कारण दिया जाता था, जिसे कालांतर में बंद कर दिया गया। मजदूरों का कहना था कि जो बोनस यानी प्लेग उन्हें मिल रहा है वह प्रथम युद्ध की समाप्ति के बाद बढ़ी हुई महंगाई की तुलना में बहुत कम है, इसलिए इसे समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। अहमदाबाद के अंग्रेज कलेक्टर ने गांधी जी से मिल मालिकों, जिसमें कुछ गांधी जी के मित्र भी थे, पर श्रमिकों से समझौता करने के लिए दबाव डालने के लिए अनुरोध किया। मिल मालिकों में एक अंबालाल साराभाई जो गांधी जी के मित्र थे, इन्होंने साबरमती आश्रम के निर्माण में अधिक मात्रा में गांधी जी को दान दिया था। इनकी बहन अनुसुईया बहन अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन में गांधी जी के साथ थे। मिल मालिकों ने मजदूरों को 20% बोनस देने का निर्णय लिया और धमकी भी दी कि यह बोनस स्वीकार नहीं करेगा तो उसे नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। गांधी जी ने मजदूरों को 35% बोनस दिए जाने का समर्थन किया। मार्च 1918 में मजदूर हड़ताल पर चले गए। 15 मार्च को गांधी जी भी खुद भूख हड़ताल पर बैठ गए। गांधी जी के अनशन पर बैठने के बाद मिल मालिक सारे मामलों को ट्रिब्यूनल को सौंपने के लिए तैयार हो गए। ट्रिब्यूनल ने श्रमिकों को 35% बोनस देने का फैसला लिया। इस तरह आंदोलन समाप्त हो गया। महात्मा गांधी जी द्वारा सत्याग्रह के आरंभिक प्रयोगों में उन्हें जनसाधारण के अधिक समीप ला दिया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के किसान, शहरों के मजदूर आदि शामिल थे। राष्ट्रीय आंदोलन को गांधी जी द्वारा दी गई ये एक महान देन थी। अगला है रॉलेट एक्ट 1919। गरीबी, बीमारी, नौकरशाही के दमन चक्र, मध्यादेश राज और युद्ध काल में धन एकत्रित करने और सिपाहियों की भर्ती में सरकार द्वारा प्रयुक्त कठोरता के कारण भारतीय जनता में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पनप रहे असंतोष ने उग्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियों को तेज कर दिया। बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति को नियुक्त किया, जिसे आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। रॉलेट समिति के सुझावों के आधार पर फरवरी 1919 को केंद्रीय विधान परिषद में 2 विधेयक पेश किए गए, जिसमें एक विधेयक परिषद के भारतीय सदस्यों के विरोध के बाद भी पास हो गया। 17 मार्च सन 1919 को केंद्रीय विधानसभा में एक जो विधेयक था रॉलेट एक्ट रखा गया और 18 मार्च सन 1919 को रॉलेट एक्ट अधिनियम पारित होकर लागू हो गया। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून का। रॉलेट एक्ट जनता की साधारण स्वतंत्रता पर प्रत्यक्ष कुठाराघात था तथा अंग्रेजी सरकार की बर्बर और स्वेच्छाचारी नीति का स्पष्ट प्रमाण था। रॉलेट एक्ट को भारतीय जनता ने काला कानून कहकर आलोचना की। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट की आलोचना करते हुए उसके खिलाफ सत्याग्रह करने के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की। रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह के पहले चरण में स्वयं सेवकों ने कानून को औपचारिक चुनौती देते हुए गिरफ्तारियां दी। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के अनुरोध पर देश भर में हड़तालों का आयोजन किया। रॉलेट एक्ट के विरोध में हिंसा की छोटी मोटी घटनाओं के कारण गांधी जी को पंजाब और दिल्ली में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया। 9 अप्रैल को गांधी जी दिल्ली में प्रवेश के प्रयास में गिरफ्तार कर लिए गए। इनकी गिरफ्तारी से देश भर में आक्रोश बढ़ गया। गांधी जी को बम्बई ले जाकर रिहा कर दिया गया। रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए गांधी जी द्वारा स्थापित सत्याग्रह सभा में जमनालाल
दास, द्वारकादास, शंकरलाल बैंकर, उमर सोमानी, बीजी हार्नीमैन आदि सम्मिलित थे। जमनालाल बजाज यहाँ हमारे काशी का बास सीकर के निवासी, राजस्थान के निवासी है, जिसको गांधी जी के 5 पुत्र के रूप में गांधी जी ने संज्ञा दी। अब है अगला, जो रॉलेट एक्ट के विरोध में जो घटना घटित होती है वो इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में अंकित है और एक अंग्रेजी शासन पर धब्बा है जिसका नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध प्रदर्शन हेतु 9 अप्रैल को निकाले गए एक शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाकर कुछ निहत्थे आंदोलनकारियों को मार दिया और जिससे स्थिति बेकाबू हो गई और इसके फलस्वरूप 12 अप्रैल को सेना बुलाई गई और 13 अप्रैल सन 1919 को वैसाखी का दिन था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में गोलीकांड और नेताओं यानी सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। सभा स्थल चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा था। 2-4 फीट के दरवाजों के अलावा केवल एक 7 फीट चौड़ा दरवाजा था। सभा स्थल पर उपस्थित अंग्रेज जनरल डायर ने बिना कोई पूर्व सूचना या चेतावनी के भीड़ पर मशीन गनों से गोलियां चलवा दी और गोलियां तब तक चलती रही जब तक गोलियां उन बंदूकों से ख़त्म नहीं हो गई, जिससे करीब 1000 लोग मारे गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 10 मिनट हुई गोलीबारी में करीब 379 व्यक्ति मारे गए और 1200 व्यक्ति घायल हुए, ऐसा दर्शाया गया। लेकिन हकीकत में जब कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक समिति गठित की तो उसमें 1500 लोग मारे गए, ऐसा वास्तविक रूप से बताया गया, लेकिन सरकारी रिपोर्ट में ओनली फॉर 379 बताए गए। 13 अप्रैल सन 1919 की उस भयंकर त्रासदी ने कठोर से कठोर मानव के हृदय को दहला देने वाले निहत्थे पुरुषों, औरतों, बच्चों का ऐसा हत्याकांड हुआ जिसमें राष्ट्र की सोई हुई आत्मा को झकझोर डाला और राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा बदल दी। दीनबंधु C.F. एंड्रयूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूरता की संज्ञा दी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के एक सदस्य ने कहा, ऐसी बर्बरता की मिसाल संसार में कहीं भी मिलना कठिन है। हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर दी। वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने त्यागपत्र दे दिया। चारों ओर से दबाव बढ़ने पर सरकार ने इस हत्याकांड की जांच हेतु एक जांच समिति की नियुक्ति की, जिसके सदस्य थे लॉर्ड हंटर, मिस्टर जस्टिस रेस्किन, मिस्टर राइस, सर जॉर्ज बरो, सर थॉमस स्मिथ, सर चिमनलाल सीतलवाड़, शाह बजाज सुल्तान अहमद, जगत नारायण, ये हंटर कमेटी के सदस्य थे। हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि अमृतसर की तत्कालीन परिस्थितियों में मार्शल लॉ लगाना और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गोली चलाना आवश्यक था, लेकिन डायर ने अपने कर्तव्य को गलत समझा और तर्क संगत आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया। फिर भी उसने ईमानदारी के साथ जो उचित समझा वही किया, यानी यहाँ पर हंटर जो हत्याकांड था जलियांवाला बाग डायर का, उसको दबा दिया गया। हत्याकांड के दोषी लोगों को बचाने के लिए सरकार ने हंटर कमीशन की रिपोर्ट आने से पूर्व ही इंडेमिनिटी बिल पास कर लिया। सजा के रूप में डायर को नौकरी से बर्खास्त किया गया। ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में डायर की प्रशंसा में भाषण दिए गए। उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर का तथा समानार्थ स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और 2600 पाउंड की धनराशि उसको दी गई जनरल डायर को। हंटर कमीशन की रिपोर्ट को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की। समिति के अन्य सदस्य थे मोतीलाल नेहरू,
महात्मा गांधी, CR दास, तैयबजी और जयकर आदि। कांग्रेस जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में डायर की निंदा करते हुए उस पर विवेकहीन होकर भावावेश में कदम उठाने का आरोप लगाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में लगे मार्शल लॉ के दौरान गुजरांवाला और उससे समीपवर्ती क्षेत्र में हवाई जहाज से हमले किए गए अंग्रेजों द्वारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में आकस्मिक परिवर्तन आया, जिससे खिलाफत आंदोलन शुरू होने पर अधिक उग्र रूप धारण कर लिया और इसके बाद असहयोग आंदोलन भी शुरू हुआ। दिसंबर सन 1919 में अमृतसर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से जनता की नई आकस्मिक मन स्थिति का आभास मिला। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब में चमनदीप के नेतृत्व में डंडा फौज अस्तित्व में आई, जो लाठियां और चिड़िया मार बंदूकों से लैस होकर सड़कों पर गश्त लगाते और पोस्टर चिपकाते थे। डंडा फौज के पोस्टर पर लिखा होता था कि अरे ओ हिंदू, मुसलमान और सिख भाइयों, आओ डंडा फौज में शामिल होकर अंग्रेज बंदरों के खिलाफ बहादुरी से लड़ो, ये गांधी जी की आज्ञा है। यानी ये लोग गांधी जी से प्रेरित थे। अगला है गांधी जी का जो कदम, वो है खिलाफत आंदोलन। सितंबर सन 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत था। भारत के मुसलमान टर्की यानी जो तुर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध लड़ा था। युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य के विघटन करने का निश्चय किया, जिससे भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति तुर्की के प्रति हो गई। हकीम अजमल खां, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, मौलाना अल हसन अब्दुल वारी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अली, शौकत अली आदि तुर्की के समर्थक थे। अली बंधुआ मोहम्मद अली और शौकत अली ने अपने पत्र में तुर्की और इस्लाम की परंपराओं के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने कामरेड में भी यही उक्ति की थी। तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध हुए खिलाफत आंदोलन ने उस समय अधिक जोर पकड़ लिया, जब उसमें गांधी जी ने हिस्सेदारी की। गांधी जी के खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना। 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया, क्योंकि 17 अक्टूबर सर सैयद अहमद खां का जन्मदिन था। सितंबर सन 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया और दिल्ली में 24 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी को प्रदान की गई। 13 जनवरी सन 1919 को डॉक्टर अहमद अंसारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल वायसराय से मिलने गया, लेकिन खाली हाथ वापस आ गया। 10 अगस्त 1920 को संपन्न सीवर्स की संधि के बाद तुर्की का विभाजन, यानी सीवर्स यानी सैब्रे की संधि, तुर्की का विभाजन हो गया। गांधी ने खिलाफत कमेटी को सलाह दी कि उसके सामने एकमात्र रास्ता असहयोग आंदोलन का है, क्योंकि खिलाफत आंदोलन में अब वो मादा नहीं रहा, इसलिए आप असहयोग आंदोलन शुरू करें। समिति द्वारा गांधी का यह सुझाव मान लिया गया। सितंबर सन 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्रवाई करने, विधान परिषदों का बहिष्कार करने तथा असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। इस प्रकार असहयोग आंदोलन गांधी जी का जो अगला बहुत बड़ा कदम था, इसको हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे।